अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा आप लोगों के। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्ड्स। तो आज की क्लास में वी विल सॉल्विंग आवर फर्स्ट ईयरली पास्ट पेपर ऑफ एमसीक्यूज, दैट इज मई जून 2025 P11 एंड लेट्स मूव टू द क्लास। सो बेटा हमारे पास एज आई टोल्ड यू अर्लियर विल बी सॉल्विंग मई जून 2025 P11 ए लेवल्स कैम्ब्रिज 1 आवर 15 मिनट का पेपर है। 40 एमसीक्यूज हैं एंड ऑल मस्ट बी आंसर्ड। 40 मार्क्स का पेपर है एंड दिस पेपर है 16 पेजेस। मेक श्योर कोई भी पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो। अगर ऐसा कुछ है तो पहली फुर्सत में इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करें ना बेटा। पहला पेज हमारे पास जो होता है दैट इज डेडिकेटेड टू द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एंड कॉन्स्टेंट्स and from here we are gonna start our first paper। ठीक है बेटा। तो पूछ रहे हैं विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के हिसाब से हमने क्या बोलना है बेटा, कौन सी वेक्टर है। प्रेशर हमारे पास होता है स्केलर, टेम्परेचर भी स्केलर है, वेट वेक्टर है, वर्क भी स्केलर है। तो हमारे पास बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये, सी इज आर करेक्ट आंसर। देन हमारे पास बात हो रही है, चार स्टूडेंट हैं ABCD have completed the experiment to determine the acceleration of free fall। सही है बेटा। बोले each student repeated the experiment 3 times, determine the value of G shown in the table। ओके भाई, चार बच्चों ने एक्सपेरिमेंट 3 मरतबा परफॉर्म किया है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमारे पास 3 वैल्यूज को फाइंड आउट किया है। विच सेट ऑफ रिजल्ट हैज हाई प्रेसिजन एंड लो एक्यूरेसी। तो प्रेसिजन क्या होती है बेटा, हाउ मच क्लोज द पॉइंट्स आर विद ईच अदर, एंड एक्यूरेसी क्या होती है बेटा, हाई प्रेसिजन है मतलब प्रीटी क्लोज पॉइंट होंगे। ठीक है। लो एक्यूरेसी का मतलब क्या है बेटा, हमारे पास अवे फ्रॉम एक्चुअल आंसर। तो बेटा एक्चुअल आंसर हमारे पास क्या है, 9.81 ms-2। ये एक्चुअल आंसर है हमारे पास। ठीक है बेटा। अब जरा हम देखते हैं क्या सिनेरियो है। तो बेटा ये पॉइंट देखो आपस में एक दूसरे के करीब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बेटा, 7.2, 9.4, 8.3 आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये लो प्रिसीजन वाले हैं। ठीक है। और ये हमारे पास लो एक्यूरेसी वाले हैं। ठीक है बेटा। दूसरा देखें हमारे पास 9.5, 9.8, 10.2, अगेन दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। लो प्रिसीजन भी है, लो एक्यूरेसी भी है। इंस्टेड ऑफ दिस पॉइंट these 2 points are having the low accuracy as well। now ये वाला देखें बेटा, these 2 points 9.8, 9.8, 9.9, these are high precision। ठीक है बेटा। एंड इनकी हमारे पास हाई एक्यूरेसी भी है। हमें क्या ढूंढना है बेटा, हाई प्रेसिशन लो एक्यूरेसी। तो लास्ट इट हैज हाई प्रेसिशन बट लो एक्यूरेसी। एक्चुअल आंसर से दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो डी डी विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। तो हमें क्या ढूंढना है, वो पॉइंट जो आपस में करीब करीब हो बट एक्चुअल आंसर के करीब ना हो। तो हमारे पास डी आंसर बनता है। अब क्या कह रहे हैं, diameter of the ball is measured in as this 5.26 plus minus 0.02 centimeter। बोल रहे हैं determine absolute uncertainty in the volume। First you need to know the volume of ball। ball is sphere, तो sphere के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 pi r cube। ठीक है बेटा। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बिल्डअप करता हूं, तो अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम बराबर होगा प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन रेडियस ओवर रेडियस, एंड पावर जो है मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगी। या एक मिनट रुको, हमें डायमीटर गिवन है तो टर्न दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। 4/3 पाई डायमीटर अपॉन 2 होल क्यूब। तो 4/3 पाई डी क्यूब और 2 का क्यूब हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8। ठीक है बेटा। तो अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3 टाइम्स अनसर्टेनिटी इन डायमीटर ओवर डायमीटर। सही बेटा। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए।
तो अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम बराबर हो जाएगा ±3 टाइम्स अनसर्टेनिटी इन डायमीटर ओवर डायमीटर मल्टीप्लाई बाय वी। लेट्स पुट द वैल्यूज प्लस माइनस, अच्छा हमने अभी वॉल्यूम नहीं निकाली है, वॉल्यूम साइड में पहले निकाल लेते हैं। 4/3 पाई डी क्यूब अपॉन 8। लेट्स पुट द वैल्यूज, या यहीं पे निकाल लेते हैं, ऑलरेडी स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। पाई एंड डी है हमारे पास 5.26 क्यूब। आंसर भी सेंटीमीटर में चाहिए, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है। 4 डिवाइड बाय 24 सही है, मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 5.26 का होल क्यूब, 76.21 हमारे पास वॉल्यूम आ रही है, ठीक है बेटा। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी डायमीटर है 0.02, डायमीटर इटसेल्फ है 5.26 टाइम्स 76.21। अच्छा 3 multiply 0.02 divide by 5.26 multiply by 76.21 0.869। तो बेटा हमारे पास एक्चुअल अनसर्टेनिटी आ रही है 0.869 विच इज रफली इक्वल्स टू 0.87। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। And that is how we are done with our third MCQ. Let's move ahead. बेटा दो वेक्टर्स हैं y and x, सही बेटा। What is the direction of x plus y and x minus y? तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इनके डमी वेक्टर्स बना देता हूँ। ये हमारे पास x हो गया और ये हमारे पास y हो गया। बेटा पहले इनका एडिशन निकालते हैं, x प्लस y। तो मैं क्या करूंगा बेटा, वेक्टर x की टिप से वेक्टर y का टेल ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। And resultant starts according to the tip to tail rule from the tail of first vector to the tip of second vector. तो ये हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट, ठीक है बेटा। इसका मतलब x प्लस वाई का आंसर या तो a है या तो b है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे क्या मांगा है, x माइनस वाई। तो ये हो गया x, एंड वेक्टर में जब माइनस आता है ना तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है बेटा। यानी ये होगा माइनस वाई और ये है हमारे पास x। देखते हैं बेटा x माइनस वाई का आंसर क्या आएगा। तो x हमने ऐसे ही रखा, माइनस वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले वेक्टर की टिप से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन हुआ, एंड रिजल्टेंट स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकंड वेक्टर। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है x माइनस वाई का, यानी रिजल्टेंट इज दिस। इसका मतलब b इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। That is how we are done with this question. Question number 5. A ball is projected vertically downwards with an initial velocity of 20 meter per second. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। बेटा बॉल को वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोजेक्ट किया है, यानी वर्टिकली डाउन आ रही है बॉल, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। बोले व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर टाइम ऑफ 1.5 सेकंड। सो वी आर गिवन विद इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। वी need to find out the displacement and we have time, and acceleration is acceleration of free fall 9.81. So in that way we have to use the second equation of motion. So s equals to u, t कितना है 1.5 प्लस हाफ, e की वैल्यू 9.81, 1.5 का स्क्वायर। तो इन दैट वे हमारे पास आंसर क्या बनता है बेटा, 20 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस
1/2 को हाफ कर दिया, 9.81 मल्टीप्लाई बाय 1.5 का स्क्वायर, वी गेटिंग एन आंसर 41.03। ठीक है, जो कि हमारे पास लगभग ऑप्शन डी के बराबर होता है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द अदर पार्ट्स। कह रहे हैं सर्वेयर डिवाइस emits a pulse of light। सही है बेटा। The light is reflected from a wall 150 meters away। सही है। What is the total time taken for the pulse to travel from device to the wall and then back to the devices? तो बेटा हमारे पास ओ लेवल IGCSE में एको का एक कॉन्सेप्ट होता था। तो हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, पल्स जा रही है, दीवार पे टकरा रही है, टकरा के वापस आ रही है। ठीक है बेटा। तो डिवाइस से हमारे पास पल्स तक का फासला, वॉल तक का फासला हमारे पास 150 मीटर है। तो जाकर वापस आने का टोटल फासला क्या हो जाएगा, ट्वाइस। तो स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ 150, और क्या पूछा है बेटा, लाइट की स्पीड है तो 3 एक्सपोनेंट 8। ठीक है बेटा। तो ऊपर आ गया हमारे पास 300 और नीचे आ गया 3 एक्सपोनेंट 8। आंसर वी आर गेटिंग एज इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म 1.0 एक्सपोनेंट माइनस 6 यानी 1.0 माइक्रो सेकेंड। तो हमारा आंसर है 6 का डी। ठीक है बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हमारे पास क्या डिस्कशन आ रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इक्वेशन of uniformly accelerated motion can be derived using only the gradient of velocity time graph? Who knows what is the gradient of velocity time graph? कौन जानता है भाई, जल्दी बताओ। हाँ, acceleration, perfect। The gradient of velocity time graph is acceleration। सही है। तो वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सप्लेन करवा रही है। ठीक है बेटा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारे पास, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है बेटा, हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज ऑप्शन सी, ये हमें एक्सप्लेन करेगा कि ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन है। नाउ बेटा, object is projected horizontally from the table at time t equals to 0. Object falls in a uniform gravitational field, air resistance is negligible। चार ग्राफ हैं पी क्यू आर एस। ठीक है बेटा, जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिख रहे हैं। बोल रहे हैं विच ग्राफ रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अलोंग एक्स एक्सिस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ देखो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है q, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारे पास q होगा, एंड वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास कहा गया है ऑब्जेक्ट फॉल्स, ठीक है, इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो बेटा क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, एंड एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल बोली है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्मली बढ़ेगी, यानी वी आर लुकिंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दैट मींस p इज आवर आंसर टू गो। ठीक है बेटा, तो 8 का हमारे पास ए आंसर बिल्डअप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन? मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होती है। ठीक है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होती है, बट वेलोसिटी कंजर्व्ड होती है नहीं, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है बेटा, क्यों नहीं कह सकते हम वेलोसिटी कंजर्व्ड होती है कि नहीं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम की कंडीशन है, वेलोसिटी की कंडीशन नहीं है। ठीक है बेटा। हाई का हाउ पी, बेटा
p इस वजह से क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। s में तो हमारे पास एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है ना, तो ये वाला सिनेरियो नहीं आएगा, और ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता चला जा रहा है। अगर एयर रेजिस्टेंस होती भी हाई का तो हमारे पास ये ग्राफ इस तरह जाता, ठीक है बेटा। तो दिस शुड बी केप्ट इन माइंड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आई होप इट मेक सेंस हाई का, लेट मी नो। नाउ बेटा कह रहे हैं फायरवर्क्स ट्रैवल वर्टिकली अपवर्ड इन एयर, ठीक है। फायरवर्क हमारे पास वर्टिकली ट्रैवल कर रहा है इन एयर। अच्छा, इसका आंसर हम लोगों ने मार्क नहीं किया था, आंसर इज बी बेटा, क्योंकि वेलोसिटी कंजर्व्ड होना इज नॉट अ कंडीशन, मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होना इज अ सिनेरियो, ठीक है बेटा। आय का मैं आपको बेटा बता रहा हूँ, रिकॉल करो प्रोजेक्टाइल मोशन की कंडीशंस। अलोंग एक्स एक्सिस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज व्हाई अलोंग एक्स एक्सिस मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चूज किया, तो क्यों। बट अलोंग वाई एक्सिस सिंस द बॉडी इज फॉलिंग, तो बॉडी इज फॉलिंग अंडर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। एक्सेलरेशन का मतलब है यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी बिकॉज एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो यूनिफॉर्म इंक्रीज इन वेलोसिटी हमें एक ही ग्राफ दिखा रहा है विच इज पी। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमसे क्या बात हो रही है, अ फायरवर्क ट्रेवल्स अपवर्ड इन एयर, gases are pushed vertically downward from the firework, ठीक है। several forces act on the firework and gases are shown, बहुत सारी फोर्सेस है जो फायरवर्क और गैसेस पे लग रही हैं, वो शो हुई हैं। थ्रस्ट है, एयर रेजिस्टेंस है, फोर्स ऑन गैसेस है एंड वेट है। सही है बेटा। अब यहाँ पे हमसे क्या बात हो रही है, कह रहे हैं विच फोर्सेस आर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एयर, ठीक है बेटा। तो थर्ड लॉ ऑफ एयर के हिसाब से बोल रहा है एक्सेल एयर रेजिस्टेंस एंड फोर्स ऑन गैसेस। तो बेटा एयर रेजिस्टेंस और फोर्स ऑन गैसेस कांट बी, बिकॉज हमारे पास सिनेरियो क्या होना चाहिए कि दोनों फोर्सेस हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए। एयर रेजिस्टेंस एंड थ्रस्ट, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस एंड थ्रस्ट भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास अगर एक फोर्स डाउनवर्ड पुश कर रहा है तो उसकी बिना पर हमारे पास थ्रस्ट हमें बिल्डअप हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जवाब होना चाहिए फोर्सेस exerted on gas are pushing downward, ठीक है, and thrust is creating an upward direction। तो बेटा हमारे पास सी आंसर बिल्डअप होना चाहिए, ठीक है। तो जो गैसेस हैं वो हमारे पास डाउनवर्ड पुश करेंगी तो रॉकेट विल स्केल अपवर्ड। बेटा एयर रेजिस्टेंस एंड थ्रस्ट इसलिए नहीं हो सकता, थ्रस्ट को एयर रेजिस्टेंस ओपोज करेगा, ठीक है बेटा। तो थ्रस्ट को कभी भी एयर रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं करेगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्शन रिएक्शन की, ठीक है बेटा। तो फोर्स ऑन गैसेस इज एक्टिंग डाउनवर्ड विच इज एक्शन, एंड इन रिएक्शन द रॉकेट इज मूविंग अपवर्ड, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या बात हो रही है, वो कह रहे हैं टू ब्लॉक्स हैं के एंड एल स्लाइड टुवर्ड्स ईच अदर अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, डायग्राम शोज द मोमेंटम ऑफ द टू ब्लॉक्स जस्ट बिफोर दे कोलाइड। ओके, टुवर्ड्स राइट मैं कंसीडर कर रहा हूँ पॉजिटिव है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव होगा। ड्यूरिंग द कोलिजन द ब्लॉक्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड फॉर अ टाइम ऑफ 0.084 सेकंड्स। सही है बेटा। अब क्या कह रहे हैं बेटा, आफ्टर द कोलिजन द ब्लॉक्स आर सेपरेटेड and block L moves along the original path. Block L moves back. Moves back का मतलब अगर block L towards left जा रहा था, अब towards right जाएगा, तो हम इसे कंसीडर करेंगे, हमारे पास क्या होगा, प्लस वाला ही होगा। ओके, what is the magnitude of the average force exerted on block L by block K during the collision? Okay, average force का फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल्टा एफ होता है सिग्मा, एफ होता है डेल्टा पी अपॉन टी। तो डेल्टा पी हमारे पास क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो बेटा ब्लॉक एल का मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम है 0.12 माइनस माइनस इनिशियल मोमेंटम है 0.46 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है हमारे पास 0.084। तो इफ यू कैलकुलेट दिस, let's see what we get as an answer। 0.12 माइनस माइनस प्लस होगा 0.46 divided by 0.084, we are getting an answer of 6.9 Newton। That is how we got this as our correct answer C, ठीक है बेटा। अब हमारे पास है
एक और सवाल, क्वेश्चन 12, लियोनार्डो डा विंची प्रपोज द फ्लाइंग मशीन। हम क्यू एन एंड में करेंगे बेटा, सही है, इससे फिर बीच में डिस्ट्रप्शन आती हैं, तो क्यू एन एंड में करेंगे। लियोनार्डो डा विंची प्रपोज फ्लाइंग मशीन दैट वुड वर्क लाइक अ स्क्रू टू लिफ्ट द पायलट इन द एयर, द स्क्रू इज रोटेटेड बाय द पायलट। सही बेटा, द मशीन एंड द पायलट together have the total mass of 120 kg. What is the which useful output power must pilot provide to move vertically upward at a constant velocity of 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे अचीव होगी? जितनी डाउनवर्ड फोर्स हो उतनी ही अपवर्ड फोर्स हो, ठीक है। और डाउनवर्ड फोर्स हमें पता है वेट, तो एक काम करो पहले वेट निकालो। मैथ है 120, ग्रेविटी है 9.81, तो 120 multiply by 9.81, 1177.2 न्यूटन। सही बेटा, तो इन दैट वे हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स हमें आ गई है 1177.2 और वेलोसिटी हमारे पास कितनी गिवन है, 2.5। सही बेटा, तो 1177.2 multiply by 2.5, what we are getting as an answer, let's see, 2943। ठीक है बेटा, वॉट, तो 2943 वॉट इज समहाउ 2900, डी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट था जिसने पूरा सवाल सॉल्व करवाया है वो ये है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से हम आइडेंटिफाई कर पाए जितना डाउनवर्ड फोर्स होगा उतना अपवर्ड फोर्स होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ा। Which row describes pair of forces that form a couple? तो कपल की कंडीशन क्या है, equal magnitude of forces, opposite direction of forces, which support only one direction of rotation. So direction of the force must be opposite, सही है बेटा, and the magnitude of force must be equal. So that is according to the definition of couple forces. आगे बढ़ते हैं। Uniform cylinder of weight W, 25 Newton, suspended from the Newton meter. Cylinder is fully submerged in water as shown. सही बेटा, तो सिलेंडर हमारे पास फुली सबमर्ज्ड हो गया है। आगे देखें क्या बात हो रही है। द रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर इज 10 न्यूटन। न्यूटन मीटर की रीडिंग हमारे पास आ रही है 10 न्यूटन। सही है। वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द लिक्विड ऑफ डेंसिटी 10% ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, द सिलेंडर रिमेन्स सबमर्ज्ड, व्हाट इज द न्यू रीडिंग ऑन द न्यूटन मीटर। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम सिंपली यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन सी लग रही हैं। एक फोर्स है हमारे पास क्या, वेट, एक फोर्स है हमारे पास अपथ्रस्ट, और एक फोर्स है हमारे पास टेंशन। सही बेटा, तो ये तीन फोर्सेस हमारे पास एक्ट कर रही हैं यहाँ पर। तो क्या बोल रहा था बेटा, शुरू में हमसे बोला था कि न्यूटन मीटर की रीडिंग हमारे पास 10 न्यूटन है, ठीक है। एंड शुरू वाले सिनेरियो में हमारे पास क्या मामला होगा, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, यानी अपथ्रस्ट प्लस टेंशन इक्वल्स टू वेट। तो हमारे पास यहाँ पर जो टेंशन की वैल्यू होती है स्टार्ट में, न्यूटन मीटर बताया था 10 न्यूटन, और वेट माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इन दैट वे हमारे पास, अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ पे अलग कर लूँ दैट विल बी मच बेटर। वेट 25 गिवन है और टेंशन 10 है, तो बेटा अपथ्रस्ट की वैल्यू आपके पास 15 न्यूटन आई थी इनिशियल सिनेरियो में। ठीक है जी, आज अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डिंग। इनिशियल सिनेरियो में हमारे पास बेटा अपथ्रस्ट आएगा, ये आया था ये। अब फाइनल सिनेरियो की बात करते हैं। बेटा फाइनल सिनेरियो में हमसे क्या बात हो रही है कि आपके पास जो लिक्विड इस्तेमाल हुआ है वो 1.1 वो 10 टाइम्स ग्रेटर डेंसिटी रखता है, 10% ग्रेटर डेंसिटी रखता है। तो 10% इज 0.1, यानी एक्चुअल लिक्विड की डेंसिटी थी रो, तो 10% ग्रेटर का मतलब क्या है, 1.1 टाइम्स रो। ठीक है बेटा, तो अगर डेंसिटी हमारे पास 1.1 टाइम्स बढ़ रही है तो इसका अपथ्रस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, U इक्वल्स टू रो जी एच होता है। सही है, सॉरी U इक्वल्स टू रो जी वी होता है, या इसको इस तरह पढ़ें रो जी
ए एच होता है। ठीक है बेटा, तो U इक्वल टू रो जी वी बोले या रो जी ए एच बोले। अब हमारे पास डेंसिटी 10 टाइम्स या 10% बढ़ गई है, यानी ओवरऑल डेंसिटी 10% बढ़ने के बाद 1.1 हो गई होगी। तो बेटा अब हमारे पास जो सिनेरियो आएगा अपथ्रस्ट का वो भी 1.1 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, नाउ 15 का 1.1 टाइम्स क्या होगा देखते हैं। बेटा 15 का हमारे पास 1.1 टाइम्स होगा 16.5। ठीक है, तो अगर 15 का 1.1 टाइम था, हमारे पास 16.5 आ रहा है, तो आगे का सिनेरियो हमारे पास किस तरीके से चलेगा देखते हैं बेटा। ठीक है, वापस इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। हमें न्यूटन मीटर की रीडिंग निकालनी है, तो न्यूटन मीटर की रीडिंग हम कैसे निकालेंगे, U प्लस टी इक्वल टू डब्ल्यू। तो टी क्या हो जाएगा, W माइनस यू। तो W था हमारे पास कितना 25 और U कितना है 16.5। बेटा आंसर अब हमारे पास कितना आ जाएगा देखते हैं, 25 माइनस 16.5 8.5। That means A is our correct answer. तो this was a complex working। एक मरतबा मैं आपको फिर समझाता हूँ, दो सिनेरियोज दिए हुए हैं इस सवाल में हमें, एक इनिशियल सिनेरियो, एक फाइनल सिनेरियो। इनिशियल सिनेरियो में हमसे बोला गया है कि हमारे पास जो टेंशन की वैल्यू है वो 10 न्यूटन है, वेट 25 न्यूटन है, एंड हमने अपथ्रस्ट निकाली, तो अपथ्रस्ट की वैल्यू ये आई। फाइनल सिनेरियो में क्या हुआ, बोला गया है वाटर को रिप्लेस कर दिया है एक ऐसे लिक्विड से जिसकी डेंसिटी 10% ज़्यादा है वाटर के मुकाबले में। तो 10% ज़्यादा है, इसलिए मैंने 1.1 टाइम्स डेंसिटी कर दी। तो अगर डेंसिटी 1.1 हो रही है, तो डेंसिटी 1.1 होने से क्या होगा, अपथ्रस्ट भी 1.1 हमारे पास बढ़ जाएगी, क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, while the volume of the सिलेंडर रिमेन सेम, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ रिमेन सेम, तो इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो मैंने बोला अपथ्रस्ट 1.1 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी 15 का 1.1 16.5 आया। देन अगेन मैंने अपथ्रस्ट प्लस टेंशन इक्वल्स टू वेट की इक्वेशन लगाई, एंड दैट्स हाउ वी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंशन व्हिच इज द न्यूटन मीटर रीडिंग एंड 8.5 आ रही है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये वाला सवाल हमारे पास क्या कह रहा है, स्टूडेंट बैलेंसेस 30 सेंटीमीटर रूलर ऑन द फुलक्रम set at 15 centimeter mark. She places 50 gram mass on 23 centimeter mark and 20 gram mass on 11 centimeter mark. ओके बेटा, तो अगर ये हमारे पास पिवट कंसीडर किया जा रहा है, तो ये हमारे पास ओके 30 सेंटीमीटर रूलर है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 11 से 15 4, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 11 से 23 8। सही है बेटा, तो ये हमारे पास दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ गए। अच्छा, एक और मैथ है जो कि हमारे पास पिवट से कितनी दूरी पर है, 7 से 15 8 सेंटीमीटर। सही बेटा, तो क्या बोल रहे हैं, विच मैथ शुड बी प्लेस्ड 7 सेंटीमीटर मार्क टू रिस्टोर द बैलेंस। ओके, तो हमारे पास टोटल कितनी फोर्सेज हैं, एक ये वाली फोर्स है 50 ग्राम का वेट विच विल मेक क्लॉकवाइज मोमेंट, एक हमारे पास है 20 ग्राम का वेट विच इज मेकिंग एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और एक हमारे पास है बेटा ये अननोन वेट विच विल मेक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो लगाते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सही बेटा, तो क्लॉकवाइज मोमेंट हमारे पास कितना आ रहा है 50 मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय 8। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या है वेट, तो वेट क्या होता है मास टाइम्स ग्रेविटी। ठीक है, इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है हमारे पास 20 टाइम्स जी टाइम्स 4 प्लस थोड़ी सी बड़ी जगह में करते हैं इसे, देन हमारे पास दूसरा है x टाइम्स जी टाइम्स 8।
सही बेटा। अब जी को कॉमन निकाल के कट कर देंगे हम, तो बचेगा क्या हमारे पास, 50 मल्टीप्लाई बाय 8 विल बी 400, ठीक है, एंड 20 मल्टीप्लाई 4 विल बी 80 एंड x 8x हो जाएगा, तो 400 माइनस 80 डिवाइड बाय 8 क्या बनेगा बेटा, 320, 320 डिवाइड बाय 8, आई गेस द आंसर विल बी 40, ठीक है। सो या x इक्वल टू 40 ग्राम, ये हमारी पूरी कैलकुलेशन हो गई, ठीक है बेटा। नाउ बेटा क्या कह रहे हैं, अ सबमरीन इज द डेप्थ ऑफ 130 meters below the surface of the sea. Pressure on the submarine due to sea water is P. सही है, तो 130 मीटर की डेप्थ पे प्रेशर है P. सबमरीन sinks to a depth of 160 meter below the surface. Okay, depth of 160 meter below the surface. सही है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, यानी डबल डेप्थ पे चले गई, पहले 130 थी अब 160 है, ठीक है। Assume that the density of seawater is constant. सही बेटा, what is the difference between the pressure on the submarine due to seawater? सिर्फ ड्यू टू सी वाटर की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे नहीं है, ठीक है, एट द टू डेप्थ। तो बेटा यहाँ पे अगर प्रेशर था P, तो यहाँ पे डेप्थ डबल हो गई, P इक्वल टू रो जी एच में हमारे पास प्रेशर और डेप्थ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो डबल डेप्थ का मतलब है डबल प्रेशर, ठीक है। तो 260 मीटर डेप्थ पे प्रेशर है 2p एंड 130 मीटर डेप्थ पे प्रेशर है p, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, p। सही बेटा, तो हमारे पास आंसर सी आ रहा है। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, बस आपको ये फैक्टर याद होना चाहिए था कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। आगे बढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. Which two quantities are sufficient to calculate the change in gravitational potential energy? Right, let's write down the formula. mg delta h. We need mass, ठीक है। Acceleration of free fall, yes, but h नहीं है, सही है। Change in vertical height है, gravitational field strength नहीं है, ठीक है। Weight है, ये पूरा वेट बन जाता है हमारे पास, w लिख दो इसको, लेकिन एक्सेलेरेशन ऑफ फ्री फॉल तो W में आ गया है, वेट एंड चेंज इन वर्टिकल हाइट, तो ये वाला इक्वेशन हमारी पूरी बात फुलफिल कर रहा है, डी इज आर करेक्ट आंसर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, पॉइंट एक्स वाई जी आर ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, box P is pushed across the surface from x to y and then from y to z, सही है बेटा। The distance from x to y is 3 meter. The work done against friction force in moving the box from x to y is 150 joules. तो ये work done against friction है 150 joules x to y. Now the work done against the frictional force moving from y to z is 200 joules. तो यहाँ पे 200 joules आ रहा है, सही है बेटा। An identical block box Q is pushed right in a straight line from x to z. Okay, पहले हम क्या गए, x to y then y to z गए, अब एक और ऑब्जेक्ट Q है जो डायरेक्ट x से z जा रहा है। The magnitude of the frictional force between the boxes and the surface is constant. चलो ये हमें अच्छी बात बता दी, अब ये जो चीज है ना ये हमें काम सारा निकलवाएगी। तो बेटा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं x to y, तो क्या होगा, W इक्वल टू एफ इंटू डी, ठीक है। तो एफ क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन डिवाइड बाय डिस्टेंस, यानी 150 डिवाइड बाय 3, तो व्हाट विल इट बी, दिस विल बी 50
न्यूटन। तो बेटा वो कांस्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स जो कि सरफेस हमें प्रोवाइड कर रहा है वो हमें पता चल गई। अब बेटा इसकी मदद से मैं निकालूंगा क्या, y टू z का डिस्टेंस। तो w इक्वल टू एफ इन टू डी। तो हमारे पास d क्या हो जाएगा, w अपॉन, तो w अपॉन एफ हमारे पास 200, एफ है 50, तो आंसर क्या आ गया 4 मीटर। ठीक है। अब जरा देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात करता हूँ एक्स टू जी के बारे में, तो हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो एक्स टू जी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 9 + 16 अंडर रूट 25, और ये क्या हो जाएगा 5 मीटर। यानी एक्स टू वाई का डिस्टेंस हमें 5 मीटर पता चल गया। ठीक है बेटा। और अगर मैं एक्स टू जी का, एक्स टू वाई नहीं, एक्स टू जी का अगर मैं यहाँ पे वर्क निकालूं, एफ इन टू डी, वही फोर्स कांस्टेंट रहेगी 50 न्यूटन, और डी क्या है 5, तो आंसर आ गया 250 जूल्स। अब सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इन मूविंग पी देन क्यू। तो पी का पाथ हमारे पास ये था, पी का पाथ हमारे पास क्या था, ये, जो कि ऑल टुगेदर कितना आ रहा था हमारे पास, एक्स टू वाई टू जी हमारे पास आ रहा था 150 + 200, यानी 350 जूल। देन एक्स टू जी हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 250 जूल। सही बेटा। तो P कितना एडिशनल वर्क कर रहा है Q के मुकाबले में। तो बेटा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 350 माइनस 250, ये आ रहा है 100 जूल। ठीक है बेटा। तो ए इज आर करेक्ट आंसर। पहले हमने एक्स टू वाई का काम किया, वाई टू जी का काम किया, फिर लेटर ऑन हम लोगों ने एक्स टू जी का काम किया। ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे बात हो रही है मोमेंटम ऑफ अ कार ऑफ मास m इंक्रीज फ्रॉम p1 टू p2, व्हाट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके बेटा। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ई के होता है हमारे पास हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं हमसे। अच्छा, कार, ठीक है। बल्कि पहले एक काम करो, इक्वेशन, वैसे तो इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव करवाई थी, ई के बराबर होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। एक मरतबा फिर बता देता हूँ किस तरह लेकर आए थे हम। ई के होता है हाफ m v स्क्वायर। ठीक है बेटा। यहाँ पे मैंने m को मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड करवाया, ताकि हमारे पास m स्क्वायर बिल्डअप हो जाए और हम उसे मोमेंटम में ब्रेक डाउन कर दें। सही है। हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, यानी हाफ m v का होल स्क्वायर अपॉन m, यानी हाफ पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है बेटा। ये हम लोगों ने थ्योरी पेपर के लिए भी प्रिपेयर की थी। ठीक है बेटा। अब हमसे क्या बात हो रही है, हमसे बात ये हो रही है कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास हो जाएगा फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। इन दैट वे हमारा आंसर बनता है ए। ठीक है बेटा। तो आपको ये क्वेश्चन पता होनी चाहिए किस तरीके से हम लोग ड्राइव करेंगे, एंड देन इट्स इजी कि हमारा आंसर क्या आएगा। कह रहे हैं पैराशूटिस्ट इज फॉलिंग एट कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, करेक्ट नहीं है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर, ये सही बात है, क्योंकि जब पैराशूटिस्ट फॉल कर रहा है तो उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही है, बिकॉज टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो चुकी है, वेलोसिटी विल नॉट बी इंक्रीज, लेकिन उससे जो एयर पार्टिकल टकरा के स्कैटर अराउंड हो रहे हैं उनकी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। दैट इज करेक्ट। ही इज आस्किंग अबाउट नॉट करेक्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द
इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पैराशूटिस्ट, ये गलत बात है, ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी अचीव हुई है पैराशूटिस्ट की। आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी ऑफ एयर, नहीं बेटा, एयर पार्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी में नहीं आया है, पैराशूटिस्ट आया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी ऑफ द पैराशूटिस्ट, ये बात भी सही है। अच्छा एक मिनट, थर्मल एनर्जी में भी जा रहा है, सॉरी, ठीक है, सॉरी, उसने गलत आप जवाब मांगा है हमसे, तो बी हमारे पास गलत जवाब हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी ऑफ एयर, एयर का टेम्परेचर बिल्डअप हो रहा है। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हमारे पास जो मेट्योर्स एंटर होते हैं हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड जोन में अर्थ के, व्हाई दे बर्न अप इज बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर ऑफ द एयर भी बढ़ेगा। तो तीन सही थे, जो गलत जवाब था उसे हमने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट, friend investigate the variation of the length of the spring with the force applied on the spring. What is the spring constant? This seems an easy question. K equals to F upon X हमारे पास spring constant का फॉर्मूला होता है, सही बेटा। तो फोर्स हमारे पास क्या है, 2.4 न्यूटन, और बेटा इस पे एक्सटेंशन क्या है, ये ओरिजिनल लेंथ है और ये एक्सटेंडेड लेंथ है, तो एक्सटेंशन क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ माइनस एक्सटेंडेड लेंथ, यानी देखते हैं क्या आंसर बनेगा, 2.4 डिवाइडेड बाय 0.4, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 6, यानी आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं ग्राफ शो द वेरिएशन विद फोर्स ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द वायर, सही है बेटा। तो हमसे बात हो रही है किस बारे में, द फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज टू अ मैक्सिमम एट क्यू एंड देन ग्रेजुअली डिक्रीज्ड टू 0 एट आर। ओके, फोर्स को इंक्रीज किया गया है, यानी ये लोडिंग कर्व है, और ये वाला हमारे पास क्या है, अनलोडिंग कर्व है। लेट मी हाईलाइट, ये हमारे पास लोडिंग कर्व है या लोडिंग वाला ग्राफ है, और ये हमारे पास अनलोडिंग का ग्राफ है, ठीक है बेटा। लेट मी राइट इट डाउन फॉर योर ईज, लोडिंग, अनलोडिंग, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आप सिनेरियो क्या पूछ रहे हैं हमसे, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है बेटा। तो लेट्स डिस्कस कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। अलोंग द लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू के बारे में बात हो रही है, लाइन पी क्यू, कहाँ है लाइन पी क्यू, ये रहा हमारे पास लाइन पी क्यू, ठीक है बेटा। लाइन पी क्यू ओबेज हुक्स लॉ, नहीं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ठीक है बेटा। तो हुक्स लॉ ओबे कर रहा हो तो स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है, लाइन आरपी, along the line rp spring constant is equals to extension upon force, rp, बेटा आरपी वाली लाइन स्ट्रेट तो है, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास फोर्स पर एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन अपॉन फोर्स नहीं होता, सही है। वायर हैज इलास्टिक डिफॉर्मेशन एट क्यू, वायर की इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो चुकी है क्यू पर, दिस कैन बी करेक्ट, एंड वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे पास हुक्स लॉ फॉलो होना बंद हो गया है, ठीक है। तो वायर की इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकती है पॉइंट क्यू पर। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर टू पी इज इक्वल टू फोर्स इनटू एक्सटेंशन, नहीं बेटा, हमने क्या पढ़ा था, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो हाफ लगाया ही नहीं, हाफ मिसिंग है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बनता है सी, कि सी पे हमारे पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है। बाकी तीन आंसर्स हमारे पास जस्टिफाइबल नहीं है। बेटा यूनिफॉर्म मेटल वायर एल, डायमीटर डी, हैज स्प्रिंग कांस्टेंट के, व्हाट इज द यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एफ एल ओवर ए ई। अब जरा जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना उसको देखो, वो क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास के एल, और एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
लेकिन आंसर हमारे पास डायमीटर की लैंग्वेज में मांगा हुआ है, तो इसको ज़रा इस तरह देख लेते हैं हम। पाई आर की जगह डी अपॉन टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो के एल पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर। सिंप्लीफाई करोगे तो 4 KL अपॉन पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस। ठीक है बेटा, तो 23 का आंसर हमारे पास बन रहा है डी। Aircraft produces sound at a frequency of 30 Hz. Speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये साउंड प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, एंड ये स्पीड ऑफ साउंड है। ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन लग रहा है। एयरक्राफ्ट इज डायरेक्टली in front of the stationary observer and travels in a straight line towards or away from the observer. सही है बेटा। Observer hear the sound from the aircraft at a frequency of 20 Hz. बेटा जो प्रोड्यूस की उससे कम सुनाई दे रही है, इसका मतलब ये एयरक्राफ्ट हमारे ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। ठीक है बेटा, तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड हमारे पास कम है फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में, तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है बेटा, दूसरी बात, ऑब्जर्वर व्हाट इज द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट। ये डायरेक्शन तो बता दी, स्पीड निकालते हैं। क्या होगा फॉर्मूला बेटा, एफ ओ इक्वल टू एफ वी अपॉन वी प्लस वी एस। तो एफ ओ हमारे पास क्या है 20, एफ 30, एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 330 प्लस वी एस इक्वल टू 330। सॉल्व करते हैं, क्या आंसर बनता है हमारे पास, 20 डिवाइड बाय 30। जो आंसर आ रहा है उसे 330 से मल्टीप्लाई करवाया। पहले आंसर क्या आ रहा था ये देख लें, 0.6 आ रहा था, 0.66। ठीक है बेटा, इसको 330 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 220। अच्छा, अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.66 टाइम्स वी एस आ जाएगा इक्वल टू 330। तो वी एस क्या हो जाएगा 330 माइनस 220 डिवाइड बाय 0.66। 166.6। ठीक है बेटा, तो 24 का हमारा आंसर बन रहा है लगभग 165, तो सी आंसर है बेटा। ठीक है, दैट इज हाउ वी गॉट आवर आंसर अगेंस्ट 24। आगे देखें क्या बात हो रही है हमसे। Which statement about the longitudinal and transverse wave motion of a progressive wave is correct? Okay, all transverse wave and longitudinal wave require medium for propagation. नहीं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को मीडियम नहीं चाहिए होता। ठीक है बेटा, वाटर वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, उसे चाहिए होता है, लेकिन ईएम स्पेक्ट्रम की वेव को नहीं चाहिए होता। ऑल ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल एट सेम स्पीड, नो, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेव सेम स्पीड पर ट्रैवल करती हैं। सही बेटा, in both transverse wave and longitudinal wave particle with zero displacement has maximum speed। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि जो जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मीन पोजीशन होता है, और मीन पोजीशन पे हमारे पास स्पीड मैक्सिमम होती है। अगर आप पेंडुलम के हिसाब से भी देखें तो पेंडुलम में जब भी पेंडुलम मीन पोजीशन पर आता है इट हैज मैक्सिमम स्पीड, दिस मेक सेंस। ठीक है बेटा, ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइक ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल इस तरह मूव कर रहा है, ठीक है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में इस तरह मूव कर रहा है, तो अराउंड द मीन पोजीशन उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी एट मीन पोजीशन। आगे देखें क्या बोल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव there is a net movement of particle in the direction of travel of the wave, but there is no net movement of particle in transverse wave। ये गलत बात हो रही है, perpendicular to the wave मूव करता है, तो इस तरह भी हमारे पास C makes sense, it's a correct answer। Diagram show the progressive transverse wave stretched on a string at one instant in time. One point on the string is labeled x. Which point x के हिसाब से which point on the string is 270 degrees out of phase। तो बेटा मैंने आपको वेव बताई थी, वेव में एंगल कितना होता है हमारे पास, ये है 0
ये है 90, 180, 270 एंड 360। यानी अगर मैं कंपैरिजन देखना जा रहा हूं 270 डिग्रीज का, तो बेटा हमारे पास कितनी वेव आनी चाहिए? 3/4। तो एक्स के 3/4 पे कौन खड़ा हुआ है? ए। दैट इज हाउ हमारा आंसर है ए। एक्स के क्वार्टर पे बी खड़ा हुआ है विच इज रॉन्ग। एक्स के हाफ पे सी खड़ा हुआ है विच इज रॉन्ग। एक्स के कंप्लीट पे डी खड़ा हुआ है विच इज रॉन्ग। उसने 270 डिग्री मांग रहा है। ठीक है बेटा, तो 3/4 वेव हमें देखनी होगी। दैट इज हाउ हमारा आंसर रह रहा है ए। आगे, wavelength, which wavelength of electromagnetic radiation in free space could be green? Okay, visible light की बात कर रहे हैं। क्या होता है बेटा? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड की वेवलेंथ तो हमें पता है 700 नैनोमीटर होती है एंड वॉयलेट की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर। ठीक है बेटा, तो जरा देखो ग्रीन बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो सेंटर क्या होगा देख लेते हैं बेटा। सेंटर के मुताबिक हमारे पास 400 प्लस 700 डिवाइड बाई 2 करें अगर हम, तो हमें इसका सेंटर मिलेगा 400 प्लस 700 वैसे 1100 होंगे डिवाइड बाय 2, 550। तो 550 नैनोमीटर लगभग हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो 550 इंटू 10⁻⁻7 लिखूं, 9 लिखूं, नैनो लिखा है, या फिर मैं 5.5 एक्सपोनेंट -7 लिखूं, बात एक ही है। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या है? ठीक है बेटा, सेंट्रल पॉइंट आ रहा था इसलिए मैंने एवरेज से फाइंड आउट कर लिया। Which group contains only waves that can be polarized? We know very well only transverse waves can be polarized क्योंकि polarization is only the property of transverse wave. साउंड नहीं है। ठीक है बेटा, साउंड नहीं है, साउंड नहीं है, बी आंसर। One wave has amplitude 2a. Second wave has an amplitude a by 2. Waves are otherwise identical. बस एम्पलीट्यूड का फर्क है, बाकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सब सेम है वेव की। Two waves travel in opposite direction and overlap. What is the ratio to maximum amplitude combined? बेटा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंबाइंड में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और मिनिमम एम्पलीट्यूड कंबाइंड में क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव में हमारे पास क्या होगा? 2a प्लस हाफ a इज 2.5a और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी 2.5 डिवाइड बाय 1.5 a। देख लेते हैं बेटा, 2.5 डिवाइड बाय 1.5, आंसर वी आर गेटिंग इज, अच्छा यहाँ पे मैं दिखाया हुआ है 5/3। ठीक है बेटा, तो हमारा आंसर आ रहा है बी। बेटा वी हैव क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहे हैं? द लाइट ऑफ वेवलेंथ 680 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ 450 लाइंस पर मिलीमीटर। ये जो पर मिलीमीटर है ना, इसका मतलब ये डी नहीं है, ये 1/d है। सही बेटा। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर द सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम? ओके, तो बेटा पहले तो हम इसको डील करते हैं। 450 जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, इसको इस तरह लिखो, 450 लाइंस पर मिलीमीटर। तो बेटा इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? लाइंस पर मीटर में। तो बेटा जहाँ मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या होता है? एक्स में -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि मिलीमीटर डिनोमिनेटर में है, तो मैं डिनोमिनेटर को एक्सपोनेंट -3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 4.5 इंटू 10⁵ लाइन्स पर मीटर एंड व्हाट इज दिस? 1/d। तो मुझे d की वैल्यू किस तरह मिलेगी? d हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाय 4.5 इंटू 10⁵5। तो फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ d एंड वी आर गेटिंग एज एन आंसर 2.22 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है बेटा, तो ये d मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे बेटा? अन लैम्डा बराबर होता है d साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा?
n lambda upon d, theta equals to sin inverse n की वैल्यू है 2, सेकेंड ऑर्डर था, लैम्डा है 680 नैनोमीटर है, एंड डी है 2.22 into 10 raised to the power minus 6. Let's calculate sin inverse 2 multiplied by 680 exponent minus 9 over 2.22 exponent minus 6 का perfect. तो 37.7 आ रहा है, which is our D. Hollow tube is closed at one end and open at the other, यानी क्लोज पाइप की बात हो रही है, तो क्लोज पाइप हम कुछ ऐसा बना देते हैं। ठीक है बेटा। स्टेशनरी साउंड वेव ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इज 820 हर्ट्ज। तो बेटा लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है फर्स्ट हार्मोनिक हमारे पास क्लोज पाइप में? ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 820 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब? लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है ये हमें बताना है। सही बेटा, तो चलो देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, स्पीड हमें गिवन है ना, तो F1 इक्वल टू वी अपॉन 4L होता है हमारे पास क्लोज पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो 820 या L को सब्जेक्ट बनाओ, L हो जाएगा 330 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 820। ठीक है बेटा, 330 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 820, 0.100 मीटर, जो कि हो जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ये आंसर है। अच्छा जी, विच एक्सप्रेशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? तो डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा हमारे पास? करंट डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, यस, करंट मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, करंट डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, आर इक्वल टू वी ओवर आई। ये गलत है, ये गलत है, वी ओवर आई ये सही है, ये गलत है, और इसके मुताबिक रो एल ओवर ए होता है। ठीक है, तो सिर्फ ए यहाँ पे मिसिंग है, तो इसलिए ये गलत है। तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है, आर इक्वल टू बी ओवर आर। बेटा ये ग्राफ साफ दिख रहा है किस कंपोनेंट का ग्राफ है। इस तरह का ग्राफ हमने पढ़ा है किसका? सेमीकंडक्टर डायोड का। ठीक है बेटा, तो फिलामेंट का ग्राफ हमारे पास कैसा होता है? फिलामेंट का ग्राफ हमारे पास होता है आईवी ग्राफ, कुछ ऐसा। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर्स का आईवी ग्राफ हमारे पास होता है ऐसा। रेजिस्टर का भी आईवी ग्राफ हमारे पास कैसा होता है बेटा? ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर डायोड है। ओके, डायग्राम शोज 6 identical resistors connected in a circuit. In which branch current is the most in which branch of the circuit is the most power dissipated? कौन सी पावर डिसिपेट सबसे ज्यादा हो रही है? बेटा इस सर्किट को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। आइडेंटिकल रेजिस्टर हैं तो तमाम के रेजिस्टेंस को मैं आर कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट पी है, तो पी के दरमियान रेजिस्टेंस क्या होगी? 2R, और ये है हमारे पास Q। Q और R के दरमियान रेजिस्टेंस है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या? R। नेक्स्ट नीचे देखते हैं। बेटा ये है हमारे पास PNS, और यहाँ पे क्या होगा? पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे आपके पास? 0.5R, और ये कनेक्टेड है हमारे पास एक अदद सेल के साथ। ठीक है, तो जो करंट इसमें जाएगा वो करंट इसमें जाएगा। अब
पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो बेटा करंट का फैक्टर ज्यादा है क्योंकि करंट स्क्वायर का फैक्टर है, तो पावर लॉस करंट के स्क्वायर पर ज्यादा डिपेंड कर रही है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। सही बेटा, तो हमें देखना है कौन सी ब्रांच में करंट ज्यादा है, विच पाथ हैज आई ग्रेटर। सही बेटा, तो ऊपर देखो, अगर मैं जो करंट आ रहा है वो करंट यूं जा रहा है, ठीक है, तो जो करंट यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे देखो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है कितनी, 3R। ठीक है, और नीचे वाले पाथ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आ रही है बेटा, ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रही है 1.5R। सही बेटा, इसका मतलब करंट यहाँ से ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है, और करंट यहाँ पे कम फ्लो होगा। जैसा मैंने बोला करंट वाला पाथ हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, तो बेटा हमें क्या देखना है सिनेरियो, वो वाला पाथ जहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, सो पी क्यू हटा दो, ठीक है, आर क्यू हटा दो, ठीक है बेटा, एंड आर एस और एस पी बचते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे मुताबिक आंसर होना चाहिए एस पी, क्योंकि हमारे पास अगर मैं एसपी के मुताबिक बात करूं तो बेटा एसपी में करंट भी ज़्यादा फ्लो हो रहा है ऊपर के मुकाबले में, और एसपी की रेजिस्टेंस ज़्यादा है एसआर के मुकाबले में। ठीक है बेटा, तो इसका ना हमारे पास आंसर बनता है डी। ठीक है बेटा, तो करंट ज़्यादा दोनों में है ऊपर के मुकाबले में, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो पावर इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, इस तरह एसपी की हमारे पास पावर लॉस सबसे ज़्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं। डायग्राम शो द सर्किट containing thermistor, fixed resistor, battery. IV graph shows the characteristic of both components. EMF of 12 volt and negligible internal resistance. बेटा 12 वोल्ट का मतलब क्या है, ये 12 वोल्ट इन दोनों पे इक्वली डिवाइड होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस तो है नहीं यहाँ पे आपको। ठीक है बेटा, अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द करंट इन द फिक्स्ड रेजिस्टर। ओके, तो एक काम करते हैं, एक एक इसका वर्केबल सिनेरियो मेरे माइंड में जो आ रहा है वो ये करते हैं बेटा कि हम बारी बारी करंट देखते हैं और करंट के मुताबिक जो भी वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ रही है उसका सम करके देखते हैं। इट शुड बी 12। ठीक है, जितना वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है उतना वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, तो देखते हैं। पहले पॉइंट टू से चलता हूँ मैं। पॉइंट टू पे हमारे पास ये आ रहा है 3, और ये आ रहा है कितना, 5.2 आई गेस, या 5.2। 3 + 5.2 नहीं बनता 12, तो ये आंसर नहीं है। आगे बढ़ो, अब देखते हैं बेटा 4.4, ये आ रहा है 6, और ये आ रहा है कितना, लगभग 6.8, तो ये भी आंसर नहीं है क्योंकि ये तो 12.8 बन रहा है, इसका मतलब 0.2 और 0.4 के दरमियान में कोई रीडिंग है। ठीक है बेटा, चलो अब बारी बारी मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या सिनेरियो देख सकते हैं हम। अच्छा, फर्क बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये आ रहा है कितना हमारे पास बेटा, 4.8, और ये कितना आ रहा है हमारे पास, 6.4। तो 4.8 + 6.4 बन रहा है 12, नहीं बन रहा है गैस। सही है, तो ये वाली बात भी हमारी फुलफिल नहीं होगी। है ना, 4.8 और 6.4 नहीं बन रहा, मेरे ख्याल से तो नहीं बन रहा। 4.8 + 6.4 नहीं बेटा, कम है, तो यानी हमें और ऊपर बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो ये आ रहा है हमारे पास लगभग हाउ मच, ये आ रहा है तकरीबन, कहाँ पे कट हो रहा है, ये यहाँ पे कट हो रहा है, सही है। तो कितना होगा, 4.4, 4.8, 5.2, 5.6, ये 5.4 आ रहा है।
और ये आ रहा है हमारे पास कितना 6.4 6.6 ये बन रहा है 5.4 प्लस 6.6 इक्वल टू 12 एंड दैट इज हाउ हमारे पास 12 वोल्ट बिल्डअप हो गया। तो ये कितना करंट है हमारे पास 0.36 एम्पेयर मिली एम्पेयर का करंट है। सही बेटा एंड दैट इज हाउ वी गेट टू नो हमारा आंसर होना चाहिए ए। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एमसीक्यू था, इसको बार बार आपने वैल्यूज पे देखना था कौन सा आंसर आपके पास दोनों वोल्टेजेस के सम को 12 वोल्ट पे सेटिस्फाई कर रहा है। टू रेजिस्टर्स ऑफ R1 and R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल कंबाइंड रेजिस्टेंस। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। अ प्रोडक्ट ओवर सम। सही बेटा तो 36 हमारे पास आंसर हो जाएगा बी। दो रेजिस्टर पैरेलल में हो तो प्रोडक्ट ओवर सम। ओके सेल इज कनेक्टेड in series with ammeter and variable resistor. Voltmeter is used to measure the PD across the variable resistor. The resistance of the variable resistor is varied. The PD and the current are recorded. The graph shows the variation of the PD across the variable resistor. Okay, variable resistor आ गया ना तो मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगी क्या E equals to V plus IR। अब जरा इस इक्वेशन को हम ग्राफ के मुताबिक देखते हैं। वाई एक्सिस पे क्या है टर्मिनल वोल्टेज तो V इक्वल टू E माइनस आई आर हो जाएगा। सही बेटा अगर मैं इस इक्वेशन को एक्स एक्सिस पे करंट है सही है तो इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करूं आर आई माइनस आर आई प्लस ई। ठीक है बेटा तो अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेट कर दूं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी तो आप देखो बेटा y एक्सिस पे वोल्टेज है और x एक्सिस पे करंट है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर y इंटरसेप्ट है EMF विच इज 1.6 एंड हमारे पास ग्रेडियंट है नेगेटिव ऑफ आर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है ये ग्रेडियंट निकालते हैं बेटा हमारे पास ग्रेडियंट क्या होगा हमारे पास हमने बोला भाई आर हमारे पास ग्रेडियंट है तो y2 माइनस y1 तो y2 हमारे पास अगर ये वैल्यू हम लेके चलें तो क्या आ रही है 0.2 माइनस 1.6 ओवर x2 माइनस x1। x2 हमारे पास क्या है 70 माइनस 0 और ये मिली में है तो x में माइनस 3 कर देंगे। ठीक है बेटा तो इन दैट वे देखते हैं क्या आंसर बनेगा हमारे पास आर विच इज नेगेटिव ग्रेडियंट नेगेटिव लगाना भूल गए हम लोग नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट। सही है देखते हैं आंसर क्या आ रहा है 0.2 माइनस 1.6। ठीक है माइनस से माइनस कट जाएगा डिवाइडेड बाय 70 एक्सपोनेंट माइनस 20 तो माइनस 20 आ रहा है यानी आर हो जाएगा 20 ओम्स। का मतलब आंसर है हमारे पास सी। Which list contains only fundamental particles? फंडामेंटल पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो है बैरियन नहीं है न्यूट्रॉन नहीं है इलेक्ट्रॉन है। मीजॉन नहीं है इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रिनो है प्रोटॉन नहीं है। पॉजिट्रॉन है क्वार्क है हाइड्रॉन नहीं है प्रोटॉन नहीं है। क्वार्क डी आंसर है। ठीक है बेटा तो 38 डी। Which statement explains why alpha particles have discrete energy but beta particles have continuous range। बेटा अल्फा पार्टिकल के साथ कोई न्यूट्रिनो एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो नहीं निकलता ना बीटा के साथ निकलता है। सही बेटा तो बीटा पार्टिकल्स हैव much smaller mass than alpha नहीं this is not the reason only alpha particle experience repulsion from the nucleus no beta beta particle are emitted with another lepton and some energy is transferred to the lepton। सही बात है ठीक है only alpha particle are discrete because the composition of alpha particle is always same नहीं बेटा तो बीटा पार्टिकल की कंटिन्यूस रेंज ऑफ स्पीड या एनर्जी इसलिए होती है बिकॉज
न्यूट्रिनो एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इन रिएक्शंस में रिलीज होता है। फाइनल क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, अ हाइड्रॉन कंसिस्ट ऑफ एंटी क्वार्क ऑल आर आइडेंटिकल। ओके, तो हाइड्रॉन हम लोगों ने कितने पढ़े हैं, हमारे पास हाइड्रॉन है ग्रुप ऑफ क्वार्क, जिसमें हमने बैरियॉन्स पढ़ा है जिसमें 3 क्वार्क्स होते हैं, और फिर हम लोगों ने पढ़ा है मीजॉन्स जिसके अंदर हमारे पास 2 क्वार्क्स होते हैं। सही बेटा। व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री चार्ज ई द चार्ज ऑन द हाइड्रॉन। सही बेटा। एंटी क्वार्क बोला है तो बेटा हम लोगों ने अप टॉप चार्म इन तीनों का चार्ज क्या पड़ा है, +2/3 ई। तो इनके एंटी क्वार्क का चार्ज क्या होगा, -2/3 ई। इसका मतलब बेटा ये अप टॉप और चार्म क्वार्क का तो एंटी क्वार्क नहीं है, क्योंकि सबके आंसर में हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, प्लस दिखाई दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं बेटा, डाउन बॉटम स्ट्रेंज क्वार्क। इनका क्या होता है बेटा, -1/3 ई। तो इनका एंटी क्वार्क क्या हो जाएगा हमारे पास, +1/3 ई। अब जरा देखते हैं बेटा, अगर ये 3 क्वार्क का ग्रुप है तो +1/3 +1/3 +1/3 क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, टाइम्स ई। ये हो जाएगा 3/3 ई, यानी ये आ जाएगा +1 ई। तो बी हमारा आंसर बन रहा है। लेकिन अगर ये 2 क्वार्क्स का है तो +1/3 +1/3 टाइम्स ई, तो ये हो जाएगा 2/3 ई। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो दैट इज हाउ हमारे पास आंसर बनता है बी।